नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आपका देख रहे हैं खबरों का सबसे नया शो 5G। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नैना यादव, हमारे साथ मौजूद है हिमांशु दीक्षित, हमारे साथ मौजूद है दीपिका यादव और राजीव ढोंडिया हमारे साथ मौजूद हैं। और खबरों के इस नए शो में आपको बताएंगे वो हर खबर जिससे आपका सरोकार है, जो खबर आपके लिए जाननी जरूरी है। बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई खबरों की, बात करेंगे आपके काम की बात होगी अन्नदाता की, बात होगी युवाओं की और बात होगी सर्विस क्लास की कि आखिरकार आपके लिए आज कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपी सरकार ने सर्विस क्लास को आखिर क्या बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दी है। 1 जुलाई से 11% की बड़ी दर के साथ में डीए और डीआर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इस 11% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का जो डीए है 28% बढ़ जाएगा। अब भी 17% की दर से ये डीए का भुगतान होता रहा था, लेकिन अब ये बढ़ जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य के कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को इसका सीधे फायदा मिल सकेगा। कोरोना काल के दौरान प्रदेश की आर्थिक हालात को देखते हुए योगी सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत के भुगतान पर रोक लगा दी थी। लिहाजा 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डीए और डीआर की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया गया था। और अब बात किसानों की करेंगे। केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और इससे पहले समर्थन मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार के मुताबिक इस फैसले का फायदा 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को मिलेगा। साथ ही इस फैसले का सकारात्मक असर शुगर मिल और उससे जुड़े कामों में लगे 5 लाख कामगारों पर भी देखने को मिलेगा। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद गन्ने के समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की गई है। 2013 से 14 के दौरान देश में गन्ने का समर्थन मूल्य 210 रुपए प्रति क्विंटल होता था, जो अब बढ़कर 290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। 7 साल में गन्ने के समर्थन मूल्य में 38% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। किसानों के बाद अब बात छात्रों की। विदेशों में पढ़ाई का ख्वाब देख रहे छात्रों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रियायती दरों पर लोन देगा। एसबीआई ने ग्लोबल एंड वांटेज प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के फुल टाइम कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डॉक्टरेट कोर्स भी आएंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन किए जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड जैसे देशों की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए ये एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। छात्रों को एजुकेशन लोन के तौर पर 7 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। स्टेट बैंक ने एजुकेशन लोन के लिए 8.65% की ब्याज दर रखी, जबकि लड़कियों के लिए 0.5% की अतिरिक्त छूट ब्याज दरों पर दी जाएगी। तो छात्रों के बाद अब बात कर लेते हैं युवाओं की, जिनके पास नौकरी का अच्छा खासा मौका है। उत्तर प्रदेश सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के वहां पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए आवेदकों की भर्ती जो है वो 4264 पदों पर की जाएगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस तय की गई है और वहीं एससी और एसटी वर्ग के लिए ये फ्री है, निःशुल्क है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना मैंडेटरी है और इसके अलावा 23 अगस्त 2021 को कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। और अब महिलाओं के लिए अच्छी खबर क्या उसकी बात कर लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत राज्य सरकार के पदों और सेवाओं में महिलाओं के लिए 33.3% की भागीदारी निर्धारित की।
राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने की बात कही गई है। अभी तक राज्य में कमजोर वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के साथ आरक्षण प्रतिशत 60% होने वाला है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जो लोग SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की योजना के तहत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की क्रॉस सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें आरक्षण के फायदे के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। और अब नजर डालते हैं 100 बड़ी खबरों पर 5G 100। अफगानिस्तान संकट पर सरकार की रणनीति को लेकर आज ऑल पार्टी मीटिंग, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे ब्रीफिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से यूपी के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। 29 अगस्त को राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 7 दिन के दौरे पर रहेंगे। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर आज और शुक्रवार को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे किसान। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ संवाद किया। किसानों के लिए बड़े ऐलान भी किए हैं। यूपी में पराली जलाने के मामले पर किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। जुर्माने की वापसी पर भी लिया जाएगा फैसला। यूपी में गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान, 5 रुपए तक बढ़ी गन्ना फसल की कीमत। किसानों के बिजली बिल बकाया होने पर अब यूपी में नहीं कटेगा कनेक्शन, सीएम योगी ने किया ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ के किसानों से संवाद पर राकेश टिकैत ने कहा कि पता नहीं ये कौन से किसान थे, हमें तो बुलाया तक नहीं। वित्त मंत्री का राहुल गांधी पर निशाना, कहा 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए RFP लाने पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री का राहुल पर हमला, कहा 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए RFP लाने वाले पर सवाल उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने बैंक स्टाफ की पेंशन में की वृद्धि की घोषणा, परिजनों को मिलने वाली पेंशन भी अब बढ़ेगी। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस और राहुल गांधी देश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं। आलाकमान से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सीएम का विरोधियों पर वार, कहा कि 2.5 साल का राग अलापने वाले सफल नहीं होंगे कभी। पंजाब के कांग्रेस से विधायक राजकुमार बर का दावा, कश्मीर वाले बयान पर सिद्धू के सलाहकार के खिलाफ एक्शन होगा। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बातचीत की, कहा राज्य चलाएं और पंजाब जिताएं। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वर्चुअल बैठक करेंगे। सिद्धू गुट के नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। सिद्धू गुट के विधायकों से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि मिलकर चुनाव लड़ें। सिद्धू कैंप के नेताओं से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को पूरी कांग्रेस नहीं सौंपी। देहरादून में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिले सिद्धू गुट के 4 मंत्री और एक विधायक। मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर हुई बैठक में शामिल 7 विधायकों ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात करेंगे। हुर्रियत पर हुए एक्शन को लेकर के वैभव मुफ्ती का केंद्र पर हमला, कहा जो उनके खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। उद्धव ठाकरे मामले में नारायण राणे का बयान, कहा कि हाईकोर्ट का फैसला संकेत है कि देश में कानून से चलता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक में दर्ज FIR पर नारायण राणे की गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगाई है। उल्लासनगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कॉर्पोरेटर की पिटाई के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार और आरोपियों की तलाश जारी। 100 करोड़ वसूली मामले में परमवीर सिंह को चांदीवाल आयोग ने चौथी बार समन भेजा। पहले पेश न होने पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। मनोहर राणा का तब बेटे तबरेज राणा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तबरेज की गिरफ्तारी रायबरेली से हुई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्धाभ्यास करेगा। प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्धाभ्यास 26 से 29 अगस्त के बीच होगा। आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिदेशक, तो आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक होंगे।
भारत आज अफगानिस्तान से करीब 180 नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से रेस्क्यू करेगा। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को बनाया अंतरिम रक्षा मंत्री। गुआंतानामो बे में कैदी रह चुका है काजी। अफगानिस्तान के स्पिन बॉर्डर पर जमा हुए हजारों अफगानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश में जुटे। अमेरिका की 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन के बाद भी अफगानी नागरिकों को जाने देने के लिए मना कर दिया तालिबान ने। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान विरोधी सेना ने तालिबान को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। पंजशीर वैली पर इससे पहले भी कोई सेना कब्जा नहीं कर पाई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर 26 साल की मैदान सहर ने देश छोड़ दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से बीते 24 घंटे में 19,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। अमेरिका ने अब तक कुल 82,300 लोगों को रेस्क्यू किया। रूस ने 1,000 अफगान नागरिकों को रूस में प्रवेश की इजाजत दे दी है। ताजिकिस्तान ने कहा कि वो तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। ताजिकिस्तान ने यह भी कहना है कि हथियार के दम पर बनी सरकार को वो मान्यता नहीं देगा। चीन तेजी से तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ावा दे रहा है। बुधवार को काबुल में चीन और तालिबान के बीच में एक अहम बैठक हुई। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में 37वीं प्रगति मीटिंग हुई। इस बैठक में 8 प्रोजेक्ट और एक स्कीम पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने आज 37वीं प्रगति मीटिंग के दौरान अधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के कल निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने देश के अंदर यात्रा पर राज्य से अपील की है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट हैं, उनसे आरटी-पीसीआर टेस्ट ना मांगा जाए। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि अब समय आ गया है कि जल्द से जल्द स्कूल को खोला जाए। केरल में पिछले 24 घंटों में 31,445 नए केस सामने आए हैं। मंगलवार को राज्य में 24,296 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि कोरोना को लेकर केरल सरकार के मॉडल की पोल खुल गई है। केजरीवाल ने कहा कि दूसरे शहरों का स्कूल खोलने को लेकर के मिक्स अनुभव है। हम जल्द स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऑक्सीजन से मौत के मामले में मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि सरकार को ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए कमेटी बनाना जरूरी नहीं लगता। इंदौर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केसेस दर्ज। दिल्ली भेजे गए 15 सैंपल्स में 2 पॉजिटिव मिले। WHO का कोविड के ओरिजिन पर बयान। कहा, उम्मीद है कि चाइना की रिसर्च साइंटिफिक और पारदर्शी होगी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंदौर पिटाई मामले में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में आरोपी तस्लीम के घर से पुलिस को मिले 2 आधार कार्ड। ग्वालियर में लूट की घटना। बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नोएडा पुलिस ने एक प्राइवेट कंपनी में डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में जाल में फंसे कुत्ते के बच्चे को बचाने की कोशिश में 12 साल की बच्ची की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना जताने पर एएमयू कुलपति के खिलाफ कैंपस में विवादित पोस्टर लगे। जांच में जुटा प्रशासन। एएमयू विवादित पोस्टर मामले पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। आरोपियों की तुलना जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से की। दिल्ली के नीरज बवानिया गैंग के 2 अपराधियों का वीडियो वायरल हुआ है। जेल में स्नैक्स खाते और शराब पीते हुए नजर आए दोनों। जातिगत जनगणना पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान। जातिगत जनगणना की अभी देश में कोई जरूरत नहीं। बंगाल पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने कोलकाता से बिहार जा रही एक बस से 30 देसी बम बरामद किए। बिहार में एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार के बक्सर में अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर ने खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की।
राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश, पायलट सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। राजस्थान में आज से जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण की शुरुआत होगी। जोधपुर में रॉबर्ट वाड्रा मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। बुधवार को यह सुनवाई टल गई थी। जोधपुर के बहुचर्चित काका ने हिरण शिकार मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान के ट्रांसफर याचिका की सुनवाई टली। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। आगरा में सोमवार शाम से सुबह तक 9 से 10 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। प्रशासन अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब कांड को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहा है। मोरक्को के वित्त मंत्री ने लीबिया के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। मोरक्को ने लीबिया में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए हर तरह की मदद का वादा किया। तंजानिया में फ्रांस की एम्बेसी के बाहर गन फाइट में 5 लोगों की मौत हो गई। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या यह आतंकी हमला था। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आग अभी तक करीब 32 किलोमीटर में फैल चुकी है। अलबामा में एक फॉसल प्लांट की विशालकाय चिमनी को ढा दिया गया। इस चिमनी को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। यह फॉसल प्लांट करीब 6 दशक पुराना था। हवा में ज्वालामुखी भूकंप के बाद भी नहीं फटा। रात भर में करीब 140 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन 78 रन पर ढेर हुई टीम इंडिया। इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए बनाए 120 रन। भारत की पहली पारी में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने बनाए। रोहित शर्मा ने 105 बॉल खेलकर 19 रन, अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगाट की सजा खत्म की, वार्निंग दी। फिर गलती दोहराने पर लगेगा लाइफ टाइम बैन। गुजरात के द्वारका में जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि द्वारकाधीश मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर खुला रहेगा। आज से गुजरात के जामनगर को 3 नई फ्लाइट का तोहफा मिलने वाला है। राजधानी एक्सप्रेस में अब से मिलेंगे हाईटेक सुविधाएं। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी आईपे नाम से एक पेमेंट गेटवे सिस्टम लॉन्च किया है। आईपे उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा। आरबीआई का नियम लागू करने लगे हैं बैंक। 50,000 से ज्यादा के चेक पर डिटेल्स नहीं दी तो क्लियर नहीं होगा चेक। इस हफ्ते लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बैंकों की छुट्टी। 348 कंपनियां निधि नियम के क्राइटेरिया पूरे करने में विफल रही। केंद्र सरकार ने जनता को आगाह किया। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को बढ़ करके मिलेगी अगस्त की सैलरी। जुलाई की बढ़ी सैलरी पीएम में जमा होगी। केंद्र सरकार आज ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करेगी और इस पोर्टल से सरकार असंगठित मजदूरों का डेटा जमा करेगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब बिना गारंटी के किसान ले सकेंगे 1,60,000 तक का लोन। प्रॉपर्टी और सोना बेचने से हुए प्रॉफिट पर भी अब टैक्स देना होगा। निवेश की अवधि के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होगा। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट को अब परिजनों को संभाल कर रखना होगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरा सबसे आकर्षक देश बना भारत। एनएमपी के तहत कनाडा के पेंशन फंड से आएगा 15,000 करोड़ का एफडीआई। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया एक्सिम बैंक ने रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय खेल वस्तुओं का कुल निर्यात 3700 करोड़ के पार जा सकता है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्पर स्काई की रिपोर्ट के मुताबिक एफएम व्हाट्सएप यूजर्स के फोन को कंट्रोल कर रहा है। गूगल ने भारतीय बच्चों के लिए भी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम शुरू किया है और कंपनी ने भारतीय कॉमिक बुक पब्लिशर अमर चित्रा कथा के साथ भी पार्टनरशिप कर ली है।
आईआईटी खड़गपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 30 अगस्त 2021 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। देवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लॉन्च की। इस स्कीम में 5 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का कवरेज मिलेगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट एसोसिएशन के 40 और असिस्टेंट प्रोजेक्ट के कई पद खाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया खुल चुकी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 24 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर ग्रेड 3 के पदों को भरने के लिए आवेदन मंगाए। गुजरात हाईकोर्ट में सिस्टम ऑफिस और सिस्टम असिस्टेंट के 21 पदों पर भर्ती निकली है। 16 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट में यूपी सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक के 4264 पदों पर भर्ती 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक जवान ने सलमान खान को चेकिंग के लिए रोका था, जिसके बाद उस जवान पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के लिए रोकने वाले सीआईएसएफ के जवान को सजा दी गई है। कहानी यह है कि सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट से टाइगर 3 के शूट के लिए निकल रहे थे। तभी एंट्रेंस गेट पर एक सीआईएसएफ जवान ने जांच के लिए दबंग खान को रोका था। सलमान को रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग सीआईएसएफ जवान की तारीफ करने लगे। लोग जवान को हीरो कहने लगे। इस बीच ऐसी खबर भी आई कि सलमान खान को एंट्रेंस पर रोकने के कारण जवान को सीआईएसएफ ने दंड दिया है। लेकिन सीआईएसएफ ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि जवान ने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाई, इसलिए जवान को दंडित नहीं पुरस्कृत किया गया है। सीआईएसएफ ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं फिल्म टाइगर 3 की बात करें तो इसकी शूटिंग रूस में चल रही है। फिल्म के पहले 2 पार्ट हिट रहे थे। टाइगर फ्रेंचाइजी को लोग काफी पसंद करते हैं। फिल्म के पहले 2 पार्ट्स में भी सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ ही नजर आई थी। सलमान और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया है। तो एक ग्वालियर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है उसका अंदाजा एक वीडियो आपको दिखाते हैं, उसको देखकर आप लगा सकते हैं। दरअसल ग्वालियर शहर के कांति चौराहे में सरेआम 2 आरोपी आते हैं और बाइक पर किस तरीके से यहाँ पर कट्टे की नोक पर गाड़ी से जा रही महिला से चेन लूट ले जाते हैं। ये चौंका देने वाला वीडियो है और आप देख रहे हैं इस वीडियो को। चौंका देने वाली बात यह भी है कि वहां पर मौजूद लोग भी महिला की मदद नहीं करते हैं। सीसीटीवी में पूरी की पूरी घटना कैद हुई है। कानून व्यवस्था पर स्वाभाविक सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे महज कुछ दूरी पर ही हजीरा थाना लगता है और ऐसे में खुलेआम इस वारदात को अंजाम देना यह सवाल खड़े करता है कि कानून व्यवस्था कहां है और क्यों अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। सरेआम महिला के गले से यहां पर चेन छीन ली जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसके पीछे एक बेटा भी बैठा हुआ है और वहां पर कट्टा अड़ाया जाता है और उसके बाद चेन लूट ली जाती है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, किस तरह से यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तस्वीरें साफ बयां करती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, ये पूरी वारदात हुई, इस दौरान वहां पर कई लोग और थे। आपको ऑटो जाते हुए नजर आएगा, गाड़ी आपको जाती हुई नजर आएगी, लेकिन किसी ने भी महिला और इस लड़के की मदद नहीं की। लेकिन वहां पर जो नकाबपोश ये 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की और फरार हो गए। और फिलहाल रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। और बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। कानपुर में एक मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बेकनगंज थाने का यह मामला। बेकनगंज थाने के रिजवी रोड पर बीमा हॉस्पिटल के पास मकान गिरने से एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बताया ये भी जा रहा है कि मोहम्मद राजू का परिवार हादसे का शिकार हुआ और वो मजदूरी कर परिवार का पालन किया करता था। सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। पुराना और जर्जर मकान बताया जा रहा है, इस वजह से हादसा हुआ है। बहुत बड़ी खबर, 3 की मौत हो गई जिसमें एक महिला शामिल है और 2 बच्चे शामिल हैं। और हादसे के बाद के रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। रिजवी रोड पर बीमा अस्पताल के पास में ये पुराना और जर्जर मकान था और घर में परिवार भी था, मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी परिवार करता था और इस बीच में मकान ढह गया है।
ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर इसी हादसे की तस्वीर है, बता रही है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अब जगह जगह सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। ये हादसे की तस्वीर, मकान में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में यह हादसा हुआ, अल सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ। हादसा जब हुआ उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीर आप देखिए, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नैना, ऐसे कई शहरों में ऐसे कई बस्तियां हैं, ऐसे कई घर हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। तंग गलियों में बहुत से लोग, एक एक घर में कई लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं वहां। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे हालात में वो लोग रह रहे थे। और ऐसे में ये मकान ढह गया जिसमें 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन को भी ऐसे मकानों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं हिमांशु, देखिए इस तरह के मकानों की ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा संख्या है, तादाद बहुत ज्यादा है। जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद में अब हादसे का अंदेशा दूसरे मकानों के लिए भी और बढ़ जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, कानपुर के, जहां पर ये हादसा हुआ है। अल सुबह ये हादसा हुआ जहां अचानक से मकान भरभरा कर गिर जाता है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, हालांकि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत भी हुई है। गया है कि एक लड़का बच गया, उसका आदमी और 2 बच्चे, बीवी, वो मर गए जी। कितनी घटना ये तो अभी हम क्या बजे की है घटना, क्या बजे की है, क्या बजे गिरा है? 5:30 बजे। मिला लेकिन और अब आगे बढ़ते हैं। भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति लगातार जारी है और काबुल से 35 लोग भारत यानी कि दिल्ली लाए जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के विमान से ही ये रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, और जो लोग भारत लाए जा रहे हैं उनमें 24 भारतीय तो हैं, इसके अलावा 11 नेपाली भी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। लगातार देवी शक्ति ऑपरेशन जारी है भारत की तरफ से। अफगानिस्तान में जो लोग इस समय मौजूद हैं, भारत और कुछ अन्य देशों के भी, उन्हें भी लगातार वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। विदेश प्रवक्ता है, जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता है, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है। और वरुण भसीन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वरुण, आज के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एक शानदार ऑपरेशन जिस तरह से भारतीय वायुसेना 16 अगस्त से चला रही है। लगभग 600 से ऊपर भारतीय इस वक्त वापस लाए जा चुके हैं और उसी दौर में अब आज एक और भारतीय वायुसेना का C-17 विमान वहां पर उतरा काबुल एयरपोर्ट पर। उन्होंने वहां से 24 भारतीय और साथ ही 11 नेपाली मूल के नागरिकों को, आप सोचिए जो दूसरे देश के लोगों को कभी ना करने वाली जो बात होती है उसको एक बार फिर से दोहरा रहा है भारत। वहां पे दूसरे देश के लोगों को जिनको मदद चाहिए, नेपाल से लगातार टच में है, वहां के लोगों को भी निकाल के ला रहा है। इससे पहले भी 4 नेपाल के लोगों को निकाल कर लाया गया था, साथ ही 24 भारतीय हैं। और ये मुश्किल समय है, उस समय जहां काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बीच में से इस तरह से रोजाना लोगों को निकाल कर लाना एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो कि रोजाना चल रहा है, उसको रोजाना सफल बनाने की कोशिश लगातार इस वक्त भारतीय वायुसेना द्वारा, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। और आज अच्छी बात एक और है कि एक सिविल फ्लाइट और आएगी जिसमें शायद 170 भारतीय जो हैं, जो वहां पर फंसे हुए थे, वो भी पहुंचने की संदेशा है। लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण टाइम्स सामने नहीं लाया जाता है समय। लेकिन अभी इस वक्त जो भारतीय हैं वो क्षेत्र के ऊपर आ चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। और इस ऑपरेशन को रोजाना सक्सेसफुल करने की, शुक्रिया वरुण, अपडेट के लिए वापस आपके पास लौटते रहेंगे हम लोग। और इसी बीच एक अहम खबर यह कि अफगानिस्तान संकट को लेकर के केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी। जहां अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश रहा है और हिंदुस्तान अफगानिस्तान का रणनीतिक का साथी भी रहा है। ऐसे में वहां पर तालिबान का राज आ जाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब सर्वदलीय बैठक बहुत महत्वपूर्ण, भारत इसको लेकर रणनीति क्या बनाता है, सर्वदलीय बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। निगाहें इस पर है क्योंकि कई मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मंथन करेगा। केंद्र सरकार अभी क्या सोच रहा है, क्या स्टेप अब तक उठाए गए हैं, उनकी अब अफगान पॉलिसी या तालिबान को लेकर नीतियां क्या होगी, उससे अवगत भी करवा सकता है। और विपक्ष के दलों से भी जो है राय ली जा सकती है कि क्या केंद्र को करना चाहिए ऐसे मौके पर।
बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत की ओर से अभी तक तालिबान की शासन को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो तालिबान के शासन को समर्थन कर रहे हैं। आखिर भारत का क्या स्टैंड है, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछता रहा है। माना जा रहा है कि आज इन तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़े। अमित, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है अफगानिस्तान के हालात को लेकर, क्या एजेंडा रहने वाला है, किस तरह के विषयों पर इस पर चर्चा हो सकती है, फोकस क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अफगानिस्तान में हालात बदले हैं, इसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको इस बात के लिए वो सरकार से जानना चाहते थे कि वहां पर सरकार क्या कर रही है, वहां पे मौजूदा परिस्थिति क्या है। तो इसको लेकर आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें तमाम नेताओं के पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं, जिसमें विदेश सचिव एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें पूरा जो वहां की जो सिचुएशन है, कैसे बिगड़ी चीजें और अभी मौजूदा हालात क्या है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो देवी शक्ति जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था जो भारतीयों को लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि अभी तक कितने लोग हैं जिनको लेके आया गया है। करीब 800 से ज्यादा लोग हैं जिनको भारत ले आया गया है। इसके अलावा जो लोग संपर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कितने फंसे हुए हैं, उन सारे लोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल जो अपोजिशन की तरफ से पूछा जाएगा, जो मुझे लगता है जो एक दो अपोजिशन के नेताओं से मेरी बात हुई है तो उनका कहना था कि तालिबान को लेकर जो अफगानिस्तान में जो नई सरकार बनने जा रही तालिबान के नेतृत्व में, उसको लेकर भारत सरकार का क्या पक्ष है, क्या रुख है और उससे किस तरह से वो आगे रिश्ता रखना चाहती है, इसको लेकर बड़ा एक सवाल जो होगा, जो मुझे लगता है जिसका जवाब जयशंकर को देना होगा। वहां पर जो तमाम अपोजिशन के नेता हैं उनको ब्रीफ करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर उनको दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और मुझे लगता है इसमें जो अपोजिशन की सारी आशंकाओं को दूर किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान और इस बैठक पर सबकी नजर भी होगी। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं 3 नए कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन की आज 9 महीने पूरे हो गए हैं। तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत देश के कुछ राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर काफी वक्त से जमा है और अभी भी किसानों का यह आंदोलन जारी है। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को दिल्ली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन करेगा और इस अधिवेशन में नए कृषि कानून और एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत इस आंदोलन को तेज करने पर चर्चा भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश भर में करीब 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और अब सीधे रुक करते हैं मोहित ओम का। मोहित, 9 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, आज के दिन किसानों की रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए 26 नवंबर 2020 का दिन था जब किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे इकट्ठे होने शुरू हुए थे और जब से लगातार आज अभी तक बैठे हुए हैं। हजारों किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे धरना दे बैठे हैं। आज करीब 9 महीने हो गए हैं। अब इस आंदोलन को कैसे आगे तेज किया जाए, इसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है और जो 26-27 तारीख को रहेगा वो सिंगू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 सेशन होंगे और 5 सेशन के अंदर करीब 20 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात सामने आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश से अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि जरूर बुला रहा है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा खुद टूट की कगार पर है। उसके कई नेता जो हैं बड़े, वो अब आंदोलन से अलग होते नजर आ रहे हैं, लगातार अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। तो देखना है संयुक्त किसान मोर्चे के लिए चुनौती है कि इस अधिवेशन में किस तरीके से अपना जो संयुक्त किसान मोर्चा तो जो लगातार सरकार से वार्ता कर रहा था वो दोबारा से एकत्रित हो पाता है, नहीं हो पाता। हालांकि 1500 प्रतिनिधि बुलाने की बात जरूर की गई है, लेकिन अब यह आंदोलन कैसे तेज किया जाए इस पर इनकी आगे की चर्चा है। और 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर के अंदर जो बड़ी एक जो जन पंचायत इनकी होने वाली है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि उसमें बात की जा रही है कि वेस्टर्न यूपी का जो एक बड़े स्तर पे किसान जो वहां पे इकट्ठे होंगे। फिलहाल देखना है कि 5 जो सत्र का जिन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है इसके अंदर कौन सी नई बातें सामने आती हैं। बिल्कुल, अब मोहित देखना है कि अधिवेशन के माध्यम से क्या ये अपनी आवाज केंद्र सरकार तक और पहुंचाते हैं और क्या उनकी मांगों को मनाने के लिए, पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को तैयार कर पाते हैं। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बताएं, मजदूरों के लिए मोदी सरकार एक और पहल करने जा रही है। आज देश में लॉन्च होने जा रहा है ई श्रमिक कार्ड, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब उसका रजिस्ट्रेशन उसमें करा सकेंगे। श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने की कवायद कल श्रम मंत्री ने लॉन्च किया था इस पोर्टल का लोगो और अब 38 करोड़ श्रमिकों को इससे फायदा होने जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों का डेटाबेस यहां पर तैयार किया गया है। श्रम पोर्टल है क्या, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, जिससे करीब 38 करोड़ श्रमिकों को रजिस्टर करना इसका लक्ष्य है।
और देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद ई श्रम कार्ड भी जारी हो जाएगा। निर्माण मजदूर, प्रवासी श्रमिकों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी वाले हैं, घरेलू कामगार हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचेगा। कामगार सरकार की दूसरी योजनाओं के साथ सीधे जुड़ सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण भी मकसद है कि उनको कैसे जोड़ा जाए। और श्रमिकों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी होगा। यह नंबर है 14434। यह नंबर भी जारी होगा। और आइए अब जल्दी से देख लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज केस वापस लेगी। साथ ही बकाये की वजह से किसानों की बिजली भी नहीं कटेगी। यूपी सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाने का भी फैसला लिया है। सिद्धू से विवाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की है। सोनिया गांधी ने अमरिंदर से कहा कि अपना राज्य चलाएं और हमें पंजाब जिताएं। आज पंजाब में कैप्टन ने बैठक भी बुलाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से नारायण राणे को राहत मिल गई है। कोर्ट ने नासिक में दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। नारायण राणे ने इसे अपनी जीत बताया है। वहीं उल्लासनगर में बीजेपी कॉर्पोरेटर की पिटाई के मामले में 4 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना जताने पर एमयू कुलपति के खिलाफ कैंपस में विवादित पोस्टर लगे हैं। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन कुलपति की निंदा वाले पोस्टर की जांच कराएगी। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल 12 बजे अमृतसर पहुंचेंगे। साथ ही केजरीवाल भगवंत मान से भी मुलाकात करेंगे। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज की गिरफ्तारी रायबरेली से हुई है। अपने चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए तबरेज ने खुद पर ही फायरिंग कराई थी। इंदौर चूड़ी कांड पिटाई में नया खुलासा हुआ है। इंदौर पुलिस बुधवार को उत्तर प्रदेश के बिलगाम गांव में आरोपी के घर पहुंची। आरोपी के परिवार से पूछताछ में पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आरोपी ने 2 आधार कार्ड बनवाए थे। आरोपी तस्लीम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी आवंटित है। बंगाल पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने कोलकाता से बिहार जा रही एक बस से 30 देसी बम बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। बम रखे जिस बैग को बस से बरामद किया गया है, उस बैग में रिसीव करने वाले का नाम भी कागज में लिखकर रखा गया था। दिल्ली के 2 खुखार अपराधियों का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो नीरज बवानिया गैंग के राहुल काला और नवीन बाली का है, जो अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बैठकर स्नैक्स और मदिरा का सेवन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो मंडोली जेल का बताया जा रहा है। ग्वालियर शहर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। शहर के कांति नगर इलाके में स्कूटर से जा रही महिला की कट्टे की नोक पर सोने की चेन लूट ली गई। घटना के वक्त आसपास से गुजर रहे लोगों ने भी बदमाशों को नहीं रोका। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अफगानिस्तान संकट पर भारत सरकार की रणनीति को साफ करने के लिए आज ऑल पार्टी मीटिंग होगी। मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत आज अफगानिस्तान से करीब 180 नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से रेस्क्यू करेगा। सभी देश यह कोशिश कर रहे हैं कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेना के निकलने से पहले वो अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लें। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान विरोधी सेना ने तालिबान को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजशीर वैली पर इससे पहले कोई भी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पंजशीर में युद्ध के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से बीते 24 घंटे में 19,000 लोगों को निकाला है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक 14 अगस्त को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 82,300 तक पहुंच गई है। चीन तेजी से तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ावा दे रहा है। बुधवार को काबुल में चीन और तालिबान के बीच एक अहम बैठक हुई। चीन के एक अधिकारी ने बताया कि वो तालिबान के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं। तंजानिया में फ्रांस की एम्बेसी के बाहर गन फाइट में 5 लोगों की मौत हो गई है। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि दार एस सलाम में एम्बेसी के बाहर हथियारबंद बदमाश के साथ फायरिंग में 3 पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये आतंकी हमला था।
कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हजारों फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग अब करीब 32 किलोमीटर में फैल चुकी है। अलबामा में एक फॉसिल प्लांट की विशालकाय चिमनी को ढा दिया गया है। इस चिमनी को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। यह फॉसिल प्लांट करीब 6 दशक पुराना था। टेनेसी वैली अथॉरिटी ने कहा कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ाया गया यह उनका एक कदम है। हवाई में एक ज्वालामुखी भूकंप के बाद भी नहीं फटा। हवाईयन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि ज्वालामुखी के अंदर यह भूकंप सोमवार की रात शुरू हुआ और मंगलवार की सुबह तक जारी रहा। रात में करीब 140 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लीबिया में चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मोरक्को के वित्त मंत्री ने लीबिया के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मोरक्को के वित्त मंत्री ने लीबिया में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए लीबिया को हर तरह की मदद का वादा किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास करेगा। प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास 26 से 29 अगस्त के बीच होगा। मालाबार एक्सरसाइज के इस संस्करण में चारों मित्र देशों की नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, हेलीकॉप्टर्स और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हाई टेम्पो एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार गुरुवार को ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार असंगठित मजदूरों का डाटा जमा करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी कि सरकार ने करीब 38 करोड़ असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है। आज से गुजरात के जामनगर को 2 नई फ्लाइट का तोहफा मिलने जा रहा है। जामनगर से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 2 नई फ्लाइट की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पदभार संभालने के बाद से लगातार नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। गुजरात के द्वारका में जिला प्रशासन ने ऐलान किया कि द्वारकाधीश मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर खुलेगा। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इस कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अब देखिए वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहे हैं। डिलीवरी मैन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों जबरदस्त वायरल है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि इसमें खास क्या है। तो इसमें खास यह है कि डिलीवरी मैन हैं वो आम नहीं, खास हैं। दरअसल ये अफगानिस्तान सरकार में संचार मंत्री रहे सैयद अहमद शाह सादत हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही ये देश छोड़कर जर्मनी आ गए और जर्मनी में उन्होंने पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। स्काई न्यूज अरबिया को अहमद शाह सादत ने बताया कि जल्द ही जर्मनी भाषा सीखकर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाएंगे। गमोचा किस राज्य का कल्चरल सिंबल है? हरियाणा, राजस्थान, असम या केरला? सवाल साफ है कि गमोछा किस राज्य का कल्चरल सिंबल है। कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। गुरुजी ने इसका जवाब भी बता दिया, लेकिन इसी बीच एक स्टूडेंट की जिज्ञासा जागी कि ये गमोछा आखिर है क्या चीज। गमोछा ये एक एनिमल है अभिजीत, इट्स एन एनिमल। अब अभिजीत नाम के इस जिज्ञासु छात्र ने गुरुजी से अपना सवाल भी पूछ लिया। अब जब शिष्य पूछे तो गुरु का तो फर्ज है जवाब देना, लिहाजा बिना वक्त गंवाए गुरुजी ने इसका जवाब भी दे दिया। गमोछा इज बेसिकली एन एनिमल। गुरुजी ने जवाब इतने कॉन्फिडेंस में दिया कि मानो सच ही लगेगा, लेकिन गुरुजी का यह जवाब कतई गलत है। गमोछा यानी कि गमछा। असमिया में गमछा को गमोछा बोला जाता है और चूंकि वहां का लाल क्यारियों वाला सफेद गमछा तो काफी फेमस है और इसे वहां का कल्चरल सिंबल भी माना जाता है। अब गुरुजी के इस गलत ज्ञान को किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद लोग इस वीडियो को शेयर कर जमकर मजे ले रहे हैं। गमोछा ये एक एनिमल है अभिजीत, इट्स एन एनिमल। शादियों में दुल्हनों की ग्रैंड एंट्री तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक दुल्हन की ग्रैंड विदाई। विदाई में न आंसू था न गम, बल्कि दुल्हन से लेकर उसके परिवार वाले सब मुस्कुरा रहे थे और दुल्हन खुद गाड़ी चलाते ससुराल के लिए विदा हुई।
वीडियो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का है। दुल्हा दुल्हन दोनों कश्मीर के ही रहने वाले हैं। वीडियो वायरल होने पर लोग तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ इस तरह की विदाई की प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ इसे सही नहीं बता रहे हैं। हालांकि इस कपल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जीवन के विशेष दिन पर हम दोनों ने कुछ विशेष किया और कश्मीरी विवाहों की सदियों पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की कोशिश की है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, एक नजर पहले